गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका प्लस टू के हमारे केमिस्ट्री सेक्शन में, जिसमें चैनल का नेम है @फ्यूचर सेवर अकेडमी। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इस पे आप अभी न जाना, ये मैंने पहले लिख कर रखा हुआ है टॉपिक के लिए। यहाँ पर अभी समझने के लिए कुछ नहीं है, मेरे से आपने सीधा रैपट राब्ता बनाए रखना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास होते हैं जो एलिमेंट्स जिनके इनकम्प्लीट डी सब शेल होते हैं, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जहां हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आपकी 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। वो ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सी है? पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर यहाँ बॉक्स में लिख देता हूं मैं। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में होती हैं स्कैंडियम से जिंक तक, जहां पर आपके 3D ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज होती है जो आपकी, वो होती है यट्रियम से लेकर आप जाएंगे कैडमियम तक, 4D ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं यहाँ पर। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी यट्रियम से बाद लैंथेनम से लेकर La से लेकर लैंथेनम से लेकर आप जाएंगे मरकरी के साथ, ठीक है ना। ये 5D ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो लास्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसकी होती है स्टार्टिंग एक्टिनियम से लेकर वो जाती है लास्ट तक कॉपरनीशियम तक जाती है 112 तक, और वहां पर 6D ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं। और यहाँ पर अटोमिक नंबर ये 21 से 30 है, ये अलग अलग है अटोमिक नंबर इनके। तो ये हम आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेजर पोर्शन हम करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की फिलिंग कहाँ से होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D ऑर्बिटल फिल होते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D ऑर्बिटल फिल होते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वहाँ पर 5D ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और जो आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, वहाँ पर आपके 6D की ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और इसके बाद जो ट्रांजिशन सीरीज के बाद उनके प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करूँ मैं। पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है आपको समझना पड़ना है। एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एस और पी ब्लॉक के बीच बीच में होता है, एस और पी के विचाले होता है। तो वहां पर वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी जो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस चार्ज है उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण, और उसका एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगा। ये आपका रीजन था। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंदरले डी ऑर्बिटल्स के अंदर होने के कारण, क्योंकि कन्फिग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कन्फिग्रेशन होती है उसकी n-1, डी से 1 to 10 होते हैं, और ns1 तो 2 होते हैं। ये कन्फिग्रेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये डी ऑर्बिटल्स अंदर होने के कारण, एस के अंदर होने के कारण, अंदर स्क्रीन होने के कारण उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है। अब उसके बाद एटॉमिक रेडियस के बाद आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी सेम ही है जैसे एटॉमिक रेडियस का है। फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2 है, +2 है, +4 हो गई, तो आयनिक रेडियस उसका डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो वो आयनिक जिसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस कम होगा। ये आयनिक रेडियस का ट्रेंड हो गया आपके पास। आगे है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर मैं तीसरा ये यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। मेटेलिक करेक्टर क्या है? यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड है ना मेटल और एटम का, वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने का कारण इसका जो मेटेलिक करेक्टर, ये सभी ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल ही हैं। यहाँ पर क्या है, इनका एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण इसकी जो अट्रैक्शन है एटम के नेबरिंग एटम के साथ या अपने एटम के साथ वो कम होती है, और इसकी आयनेशन थेरेपी कम होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बन जाएगा, तो उसका मेटेलिक करेक्टर अच्छा होगा, मतलब एक होल्ड गुड में रहेगा आपका
मेटालिक रिएक्टर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो होती है जो एटम को या मेटालिक लैटिस को ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए, वो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और यहाँ पर n-1d सबशेल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी जो होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर है वो हाई होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो अंदर साइड हैं तो वो टाइटली हेल्ड हुए हैं। टाइटली हेल्ड होने के कारण उसको तोड़ना जो असंभव होता है, असंभव होने के कारण इसकी जो मेटालिक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो हाई होगी। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो को स्टूडेंट्स। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करनी नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए @फ्यूचर सेवर अकेडमी। और मेटालिक एंड उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इसके जो होंगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो हाई होंगे, बिकॉज यहाँ पर जो टेंडेंसी है ना उसको बॉन्ड को ब्रेक करने की वो हाई होती है, तभी उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे। अब इसकी डेंसिटी की बात करके, जो डेंसिटी होती है मैं आपको बता दूं ये कितना हैवी होते हैं, ये भारे कितने होते हैं। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं जो डेंसिटी है ना वो एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपको पता है जहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने के कारण इनका एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कंपैक्ट हो गए, वो कंपैक्ट एक दूसरे के नज़दीक आने के कारण वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो एटॉमिक उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। एटॉमिक वेट ज़्यादा हो गया तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों ही वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद है आपका आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी जो प्रॉपर्टी है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, मेटालिक रिएक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनेशन एंथैल्पी, अब कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डेंसिटी। तो आयनेशन एंथैल्पी भी आपकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी अक्रॉस द सीरीज क्या करती है, चाहे वो रेगुलरली नहीं होती लेकिन आयनेशन एंथैल्पी जो है गिवन ट्रांजिशन सीरीज की डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज। और एक तो एक न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है, दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल्स की है और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब दोनों में से कौन सा इफेक्ट ज्यादा पड़ता है वो हमने देखना है। न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है ना वो उसको कैंसल आउट करेगा, उसको अपोज करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट। और आयनेशन एंथैल्पी जो लेफ्ट टू राइट से हम देखेंगे वो स्लोली इंक्रीज करेगी, इंक्रीज तो करेगी लेकिन स्लोली इंक्रीज करेगी, क्योंकि आयनेशन थेरेपी दोनों फैक्ट्स के बीच में आ गई है, एक तो स्क्रीनिंग फैक्ट के बीच में और न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो आयनेशन थेरेपी उसकी ज़्यादा होगी, अगर स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ रहा है तो उसकी आयनेशन थेरेपी कम होगी। तो आयनेशन थेरेपी इसकी स्लोली इंक्रीज होगी जो लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम जाते हैं, ठीक है ना। और कई केसेस ऐसे हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर की मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिख रहा था, यहाँ पर आपने प्लीज अच्छी तरह से समझना। तो यहाँ मैं मेटालिक रिएक्टर को रेज कर देता हूँ, यहाँ इसको भी। तो आपने देखना है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। यहाँ पर आयनेशन थेरेपी का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एटॉमिक नंबर 24 है, ये 29। जब एक एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दे इसके आयनेशन थेरेपी कम, फर्स्ट आयनेशन थेरेपी कम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यूज करना इसको इजी है क्रोमियम और कॉपर को। और इसकी सेकंड आयनेशन थेरेपी वो हाई होगी, क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वहां पर क्रोमियम को उसकी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, और यहाँ पर कॉपर की हो जाएगी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की। और हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएट होती है, उसको इजीली हम इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज नहीं कर पाते। तो इसकी सेकंड आयनेशन थेरेपी क्रोमियम और कॉपर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनेशन थेरेपी। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 21। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसने एस के रिमूव कर दिए, डी का 1 कर दिया, तो 2+1 कितने हो गए 3। टाइटेनियम की बात करें एटॉमिक नंबर 22 है, 3d24s2 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर दो इलेक्ट्रॉन एस के रिमूव हो गए तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और 2 एस के और 1 डी का तो 3 होगी। अगर 2 एस के और डी के भी आपको 2 हो गए तो 4 होगी। अगर जिंक की बात करूं मैं, उनका एटॉमिक नंबर 30 है, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। यहाँ पर डी के पूरे ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड, इजिली
रिमूव नहीं होंगे, एस के रिमूव होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिपेंड करती है कि कौन सा एटम कैसे बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो होता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फेवरेबल होगा एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, उसके ये फेवरेबल होगी। जैसे निकल की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2.49 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल है। और प्लाटिनम की बात करें तो प्लाटिनम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2.66 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर आपका देखना है कि यहाँ पर वैल्यू निकल की आयनाइजेशन एनर्जी की कम है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका एनर्जी के साथ ये फेवरेबल होगा इन केस ऑफ ए निकल। तो ये था स्टूडेंट आज के लिए इतना। आप अच्छी तरह से इसको देखना समझना, फिर दोबारा वीडियो को देख लेना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आज तक के लिए स्टूडेंट इतना था, कल फिर और बात करेंगे। यस, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।